हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं अपना ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया लेसन जिसका नाम है रेखागणित ज्योमेट्री। तो आज का जो लेसन है, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पे, 0 से हीरो, ठीक। तो आशा करता हूँ कि अंत तक पढ़ने के बाद, वीडियो में अंत तक बने रहने के बाद आपको इस लेसन से कोई शिकायत नहीं रहेगी, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से कि आखिर रेखा गणित आया कहाँ से है, ज्योमेट्री क्या है। आप देख रहे हैं बोर्ड पे, जैसा कि मैंने पहले से लिख दिया है कि ज्योमेट्री के बारे में हम लोग आज छोटी छोटी बातों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। तो आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है रेखा गणित। तो सबसे पहले आप समझे कि रेखा गणित जो है ये गणित का ही एक पार्ट है, ठीक है। रेखा गणित जो है एक गणित का ही पार्ट है और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ये तो डिफिनेशन ही बताएगा, ठीक। तो कह रहा है सबसे पहले एक तो परिभाषा तो मैं बाद में बताने वाला हूँ, परिभाषा आप बाद में देखिएगा। सबसे पहले आप हमारी बातों को सुने। ये देखिए लिखा हुआ है जियो और एक बात लिखा हुआ है मेट्री, ठीक है। जियो और लिखा हुआ है मेट्री, इसका मतलब जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक देश में हुई है और इसके खोजकर्ता जो है महान गणितज्ञ यूक्लिड ने किया था। जैसा कि मैंने सभी बातों को लिख लिया है, यदि आप चाहे तो लिखिएगा, लेकिन अभी बात सुनने के बाद लिखेंगे, ठीक है। अभी लिखने का बहुत टाइम है अपने पास, हम लोग हमारे लगभग बहुत देर तक आपके साथ रहेंगे हम लोग, ठीक। तो मैं हट जाऊंगा और आप बहुत बढ़िया तरह से लिखिएगा या स्क्रीनशॉट करिएगा, लेकिन बातों को बढ़िया सुने। सबसे पहले तो बात है, ये कह रहा है जियो प्लस मेट्री। तो देखिए वहां पे ग्रीक देश में जियो का अर्थ जो है पृथ्वी से होता है, पृथ्वी यानी कि धरती से होता है, ठीक। और मेट्री का अर्थ वहां पे मेजरमेंट होता है, ठीक है। मेट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब माप। हाँ, मेजरमेंट मतलब माप। जैसे कि आपको कहा जाए कि 1 मीटर का कपड़ा लाओ तो आप 1 मीटर का मेजरमेंट करेंगे, तो ये मेजरमेंट है। इतना बात समझ में आ रहा है कि वहां पे जियो का अर्थ होता है पृथ्वी धरती, ठीक। और मेजरमेंट का, मेट्री का अर्थ होता है मेजर। इसका मतलब कि मापने का बात इसमें हो रहा है। तो यहाँ से यूक्लिड ने इस बातें को उत्पन्न किया, इसीलिए हम लोग इस पूरे ब्रांच को, रेखा गणित के पूरे ब्रांच में फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से यूक्लिड के हम जानते हैं, ठीक है। इसका खोजकर्ता यूक्लिड है। तो आते हैं और आप ज्योमेट्री को हमारे साथ समझे, तब बात में लिख लीजिएगा। ये कह रहा है ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ट्रीट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइंट्स, लाइन्स, सरफेस एंड द सॉलिड्स, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग, यानी कि ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। ये हमने पहले ही बता दिया था कि ये ग्रीक देश से उत्पन्न हुआ है और इसके खोजकर्ता यूक्लिड है। तो वहां पे ग्रीक में अर्थ मेजरमेंट होता है, मीनिंग होता है ज्योमेट्री का, अर्थ मेजरमेंट, ठीक है। अभी तो आज इतना मजेदार रहेगा कि इतना छोटी छोटी बातों को पढ़ लिया जाएगा कि ज्योमेट्री बिल्कुल अपना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है, मैंने हिंदी में भी इसको लिख दिया है ताकि आपको किसी तरह का शिकायत इस पाठ से ना हो। अब बात कर रहा है कि रेखा गणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदु, रेखा एवं किसी ठोस पृष्ठीय सतह और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। आपने ठोस पृष्ठीय सतह देखा है, 3D मेजरमेंट वाली आकृति को देखा है, 2D शेप वाली आकृति को देखा है, हाँ। तो आपने रेक्टेंगल भी देखा है, आपने ट्रेंगल भी देखा है, साथ में आपने क्यू और क्यूबॉइड भी देखा है, यानी कि घन घनाभ तो आपने देखा ही होगा। कुछ 3D आकृति भी पढ़े होंगे, कुछ 2D आकृति भी पढ़े होंगे, और कुल मिला जुला करके इस तरह से पढ़ लिया जाएगा कि कुछ भी बात छूट ना पाए, ठीक है। तो बने रहेंगे अंत तक। अब देखते हैं, और साथ में मैं एक बार साइड हो जाता हूं ताकि आप अच्छी तरह से इसको लिख सकें, या आपने स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर में इसको रफ करने वाला हूं, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ने वाले हैं कुछ छोटे छोटे बिंदुओं को, जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से उनको तोड़कर बताया जाएगा कि बिंदु क्या है, ठीक। उन सभी पॉइंटों को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तब तक के लिए इसको मैं रफ करने वाला हूँ। आज हम लोग सभी पॉइंट पर विचार करेंगे और कल से अपना जो है क्वेश्चन बनने का काम चालू हो जाएगा, ठीक है। कल से क्वेश्चन बनने का काम चालू हो जाएगा। जो लोग छोटी क्लास में भूल कर दिए हैं, हाँ भाई आप लोग भूल करते हैं, जो लोग छोटी क्लासों में भूल कर दिए हैं, रेखा गणित के दिन स्कूल में नहीं जा पाए हैं या किसी कारण में छूट गया है पढ़ाई, उनके लिए तो आज बेहतर मौका है, ठीक।
पढ़ने का आज बेहतर मौका है, आप चाहे तो इसे भुना सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरह से। तो आते हैं, सबसे पहला बात हम लोग आज करने वाले हैं बिंदु की, क्योंकि पूरा ज्योमेट्री की मजा बिंदु पे लगा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले आज हम लोग का विषय बिंदु होगा, बिंदु पॉइंट। उसके बाद हम लोग पॉइंट को दो पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट टूटता है, देखिएगा पॉइंट को तोड़ेंगे। पॉइंट होता है संरेखी, संरेखी और असंरेखी और असंरेखी, संरेखी और असंरेखी, यानी कि कोलिनियर, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। ठीक है, इतना बात समझ में आना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि आप समझ लें कि ये बिंदु के ही पार्ट्स हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे रेखा, रेखा यानी कि लाइन। उसके बाद हम लोग चलेंगे किरण यानी कि रे। उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं रेखाखंड, रेखाखंड यानी कि लाइन, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। उसके बाद जो होगा अपना बात आ जाएगा कोण, कोण एंगल। जैसा कि मैंने आपसे एक बार कहा था कि रेखा गणित पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल इस तरह से पढ़ाऊंगा कि मजा ही मजा आएगा। ठीक है, बिल्कुल मजादार लगेगा आपको ये पाठ। तो रेखा गणित पढ़ने का आपका मौका आ गया है, आप इसे छोड़े ना, और जिसे जोड़ना चाहते हैं उसे भी जोड़िए, ताकि आप तो सीख रहे हैं, आपके भाई भी सीखे, आपके बंधु भी सीखे, आपके मित्र भी सीखे। ये काम आपके ऊपर रह जाएगा कि किसी दूसरे के पास हम लोग इस बात को डिलीवर करते जाएं। उसके बाद हुआ कोण, हम लोग पढ़ेंगे तो कोण को मैं अपनी तरह से, आपके बुक में तुड़ा है या नहीं तुड़ा है, मैं अपनी तरह से आपको समझाने के लिए, ये हमारा तरीका है, मैं इसको दो पार्ट में तोड़ूंगा। ठीक, आप किताब में जब ढूंढिएगा तो ये तो तरीका नहीं मिलेगा, तो आप ये ना सोचें कि किताब में बात नहीं पढ़ाया गया है, ये हमारा तरीका है, मैं अपनी तरह से पढ़ा रहा हूँ। तो पहला है सिंगल कोण, एकल एंगल, एकल, एकल कोण, यानी कि इसको हम बोलते हैं सिंगल एंगल। दूसरा पार्ट होगा, दिखाई तो दे रहा हो, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा बात होगा युग्म कोण, युग्म कोण, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे पेयर एंगल, पेयर एंगल। लगभग क्लास में कुछ बातों को हमने बता दिया था, ठीक है, और यहां से एक बार फिर से सुन लीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और साथ में चाहे तो नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सुनने के बाद नोट्स बनाया जाए तो बेहतर लगेगा। ठीक, सुनते समय बिल्कुल लगता है कि थोड़ा बहुत याद ही हो गया है, ठीक, तो ऐसा आपको लगेगा। तो इतना बात हुआ, तो पहले मैं इतना कवर कर लेता हूँ तब आगे जाकर के बढ़ूंगा, ठीक है। इतना पहले कवर कर लेता हूँ तब आगे बढ़ूंगा। थोड़ी सी मैं एक जुगाड़ कर देता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। हाँ, अब ये बिल्कुल बढ़िया हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं, पहली बात हम लोग करेंगे कि भाई बिंदु है क्या, ठीक है। बिंदु है क्या, क्योंकि पूरा ज्योमेट्री को ये अपने ऊपर लेकर चला हुआ है। भाई घर का जैसे पिलर जो होता है पूरे घर का भार लेकर चलता है, ठीक, तो उसी तरह बिंदु जो है शुरुआत पॉइंट है। तो ये क्या हुआ, कैसे आया, क्या इसका व्यवहार होगा, ये पहले समझिए। तो देखिए, आप किसी किताब में देखिएगा तो बिंदु का अपने से बनावटी एक डिफिनेशन है। बिंदु का एक बनावटी डिफिनेशन है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें ना तो मोटाई है, ना तो चौड़ाई है और ना ही ऊंचाई है, ठीक है। तो बिंदु एक हमने डाल दिया, तो बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें ना लंबाई है, ना मोटाई है, ना चौड़ाई है। ये परिभाषा अपने से बनावटी है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल परिभाषा जो है आज आप लोग को मिलेगा, ठीक है। ओरिजिनल परिभाषा आज आप लोग को मिलेगा। तो एक बिंदु का एक बड़ा रूप मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बिंदु का एक बड़ा रूप, ठीक है, बिंदु का एक बड़ा रूप हमने इस तरह रख दिया, यानी कि बिंदु ना कह के इसको आप सर्किल भी कह सकते हैं, और छोटा इसको करते जाए, छोटा करते जाए तो ये क्या बन जाएगा भाई, बिंदु बन जाएगा, ठीक। यानी कि इसको जब आप छोटा करते जाइएगा, छोटा करते जाइएगा तो लास्ट में एक डॉट तो मिलेगा, ये तो तरीका होगा। तो आप कहिएगा कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी त्रिज्या नगण्य होती है। हाँ भाई, बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी त्रिज्या नगण्य होती है। आप कहिएगा त्रिज्या क्या होता है, तो वो भी समझा देता हूँ। कहिए दिया हूँ कि ऐसा पढ़ाया जाएगा कि एक भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक, ऐसा पढ़ाया जाएगा कि एक भी पॉइंट मिस ना हो। ये देखिए,
सर्कल का सेंटर तो जानते होंगे कि जहां से रखकर आप ये गोला घुमाए, सेंटर जानते हैं। इस सेंटर से और इस परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक, तो यहाँ तो त्रिज्या दिखाई दे रहा है। अब बताइए कि ये जो बिंदु हम लोग लिए हैं इसमें आपको त्रिज्या दिखाई दे रहा है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, त्रिज्या नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन त्रिज्या होगा, नगण्य बहुत कम होगा। ठीक है, तो आप कहिएगा कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी त्रिज्या नगण्य होती है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा और चाहे तो आप भी लिखिएगा, लेकिन थोड़ा देर में लिखिएगा तो मजा आएगा कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है, वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी त्रिज्या नगण्य होती है। ठीक है, ये तो बात मैंने लिख दिया कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी त्रिज्या नगण्य होती है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर। ठीक है, नगण्य मतलब नहीं के बराबर। जैसे कह दिया जाए कि मेरे पास नगण्य पैसा है, मतलब नहीं के बराबर है, 1 ही 2 रुपया है। ठीक है, तो नगण्य मतलब होता है नहीं के बराबर। तो बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी त्रिज्या नगण्य होती है। एक बात आप दिमाग में बिल्कुल डाल दीजिएगा कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी त्रिज्या नगण्य होती है। आप सुनते रहें, अंत तक बने रहें, बिल्कुल बोलते बोलते याद करवा दूंगा। ठीक है, तो बिंदु वह ज्यामितीय आकृति होगी जिसकी त्रिज्या नगण्य होगी। उसके बाद हम आते हैं कि बिंदु है 2 तरह का हो गया है। ठीक है, अब बिंदु 2 तरह का हो गया है। कैसा हो गया है? तो बिंदु हो गया है संरेखी और असंरेखी। ठीक है, संरेखी असंरेखी समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, लेकिन ये संरेखी असंरेखी आपको छोटी क्लासों में आपका ऑब्जेक्टिव बना रहा था। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव आप रटते थे, लेकिन आज ऑब्जेक्टिव जो है रटना नहीं होगा, बल्कि आपके दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है, देखिए संरेखी कह रहा है कि बिंदुओं का वह क्रम, हाँ भाई, बिंदुओं का वह क्रम जिसे जोड़ने से एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाए संरेखी कहलाएगा। बिंदुओं का वह क्रम जिसे जोड़ने से एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाए, स्ट्रेट लाइन मिल जाए, तो आप कहिएगा कि संरेखी है। ठीक है, एक बात कि बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया, सपोज दैट एक बिंदु हम लोग इस तरह से ले लिए, डॉट 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 डॉट। ठीक है, और एक बिंदु जो है हम लोग इस तरह से ले रहा हूं, इस तरह से डॉट 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 लेते हैं, तो यहां ले लिया। और एक बार जो है बिंदु हम इस तरह से ले रहा हूं, इस तरह से ले रहा हूं, इस तरह से मैं बिंदु ले रहा हूं। तो ये देखिए, अब क्या काम करिए कि आप तीनों को जोड़िए। तो तीनों को जोड़िए, हाँ मैं जोड़ने वाला हूं, आप भी देखिएगा। और इसको मैंने जोड़ दिया, इसको मैंने जोड़ दिया, और साथ में इसको भी जा रहा हूं जोड़ने, इसको भी जोड़ने जा रहा हूं। यूं इस तरह से आया, इस तरह से आया, ठीक इस तरह से आया, हमने जोड़ लिया। ठीक है, तो आप बिल्कुल देख रहे होंगे। तो हमने कहा था कि बिंदुओं का वह क्रम जिसे जोड़ने से एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी संरेखी बिंदु कहलाएगा, और बिंदुओं का वह क्रम जिसे जोड़ने से एक टेढ़ी मेढ़ी और एक वक्र रेखा प्राप्त हो जाएगी उसका नाम हो जाएगा असंरेखी। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सीधी रेखा प्राप्त हुई है, यहाँ पे भी सीधी रेखा प्राप्त हुई है, चाहे वो किसी भी दिशा में जाए सीधा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है किसी भी दिशा में तो लेके गया हूं, लेकिन सीधा आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ से डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि संरेखी किसे कहते हैं, असंरेखी किसे कहते हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरह से जान चुके हैं कि बिंदुओं का वह क्रम जिसे जोड़ने से एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है तो संरेखी बिंदु कहलाता है, और बिंदुओं का वह क्रम जिसे जोड़ने से एक टेढ़ी मेढ़ी और वक्र रेखा प्राप्त होती है कहलाता है अपना असंरेखी बिंदु। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको मैं लिखूंगा भी, ठीक है, लेकिन इसको रफ करने के बाद तो लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, चाहे तो आप एक अपना बेहतर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अपना बेहतर नोट्स बना सकते हैं और एक काफी अच्छा से आप बना लीजिए और उस पर आप लिखिए। ठीक है, और एक अच्छा नोट्स आपको जब भी जरूरत होगी तब आपको मिल सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं अगला हम लोग का पॉइंट होगा संरेखी और असंरेखी। इसको मैं लिख देता हूँ, तो लिखेंगे संरेखी, संरेखी तो बिंदुओं का वह क्रम, बिंदुओं का वह क्रम जिसे जोड़ने से एक सीधी रेखा प्राप्त हो, सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, सीधी रेखा प्राप्त हो, संरेखी बिंदु कहलाता है, संरेखी बिंदु कहलाता है।
ठीक है, संरेखी बिंदु है। एक तो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखा देते हैं। और एक बात जो है, इसको लिखने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, बने रहना होगा अंत तक। यहाँ पे हमने इस तरह से बना दिया और इसको मैं जब जोड़ लूंगा तो ये हो जाएगा अपना संरेखी बिंदु। ठीक है, तो संरेखी आपने देख लिया और इसका डेफिनेशन भी देख लिया। आप चाहे तो हमारे साथ लिखते चले या चाहे तो इसकी शूट करते चले, ये बात को मैं बार बार दोहराने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग चल रहे हैं असंरेखी। असंरेखी नॉन कोलिनियर, कि बिंदुओं का वह क्रम, बिंदुओं का वह क्रम, हाँ भाई, बिंदुओं का वह क्रम, यही तो बात है। अब बिल्कुल परिभाषा एक ही तरह है, केवल थोड़ा सा बदलेगा असंरेखी हो जाएगा और थोड़ा सा बदलेगा असंरेखी हो जाएगा। तो याद तो बिल्कुल यही हो जाने वाला है। ठीक है, तो बिंदुओं का वह क्रम जिसे जोड़ने से एक सीधी तो हट गया भाई, सीधी तो होगा नहीं। कैसी होगा? सीधी तो ऊपर वाला में है, ये हो जाएगा टेढ़ी मेढ़ी या वक्र। ठीक, तो टेढ़ी मेढ़ी या वक्र रेखा आपको दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक, दिखाई दे रहा है। टेढ़ी मेढ़ी या वक्र रेखा प्राप्त हो असंरेखी कहलाता है। असंरेखी बिंदु कहलाता है। थोड़ा सा एक लिखना है, कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना होगा। ठीक है, कहलाता है मैंने नीचे लिख दिया है, आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। मैं इसको बोल भी दूंगा, थोड़ा सा मैनेज करना होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सा कर, अब आपको बिल्कुल बढ़िया तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बिंदुओं का वह क्रम जिसे जोड़ने से एक टेढ़ी मेढ़ी या वक्र रेखा प्राप्त हो असंरेखी बिंदु कहलाता है। और एक बात समझ लीजिए, बिल्कुल बढ़िया समझ लीजिएगा। ठीक है, काहे कि आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया समझ लीजिएगा क्या कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रेखा गणित पढ़ के आए हो तो बताओ कि त्रिभुज का निर्माण संरेखी से होता है कि असंरेखी से। ठीक है, रेखा गणित पढ़ के आए हो तो त्रिभुज का निर्माण संरेखी से हुआ है कि असंरेखी से, तो आप कहिएगा का हाँ भाई, अब भकुआइए नहीं, कुकुलाइए नहीं, ये सब काम मत करिएगा। आपको क्या करना है कि आपको मैं सभी बातों को बताऊंगा, क्योंकि आप जाकर ये ना कहें कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं भाई। आपको यही पढ़ना है। ठीक है, त्रिभुज का निर्माण किससे होगा, वृत्त का निर्माण किससे होगा, किसी भी ज्यामितीय आकृति का निर्माण किससे होगा, आप यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए, वही बात मैं रिपीट करने वाला हूँ कि त्रिभुज का निर्माण किससे होगा, तो यदि मैं 1 2 3 ए बी और सी 3 बिंदु ले लिया, यदि इनको आप सीधा रखेंगे तो कभी आपको त्रिभुज बनेगा क्या? ऐसे रखिए, त्रिभुज बनेगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं, त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब जो है, कभी भी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, किसी ज्यामितीय आकृति, हाँ भाई वृत्त को छोड़ करके, वृत्त एक वक्र आकृति है, तो वृत्त को छोड़ करके कोई भी ज्यामितीय आकृति का निर्माण असंरेखी से होता है। ठीक है, कोई भी वृत्त या वृत्त को छोड़ करके केवल कोई भी ज्यामितीय आकृति का निर्माण किससे होता है? असंरेखी से होता है। दिखा दूं क्या? तो दिखा देता हूं। ये देखिए, अगर मैं इसको, इस ए बी सी को टेढ़ा मेढ़ा ले लेता हूं, कहीं टेढ़ा मेढ़ा, ए बी और सी टेढ़ा मेढ़ा ले लिया, और इसको जब मिलाऊंगा तो अपना एक फर्स्ट क्लास का सुंदर फोटो मिल जाएगा। तो आप क्या कहिएगा आपसे? क्या कहना होगा आपसे? तो कहना होगा किसी भी ज्यामितीय आकृति का निर्माण वृत्त को छोड़ करके, ये बात जरूर डालना होगा, नहीं तो भाई कोई गलती कह देगा। हाँ, वृत्त को छोड़ करके ये बात कहना होगा कि किसी भी ज्यामितीय आकृति का निर्माण किससे होता है? तो असंरेखी बिंदु से ही होता है। लेकिन बात ये जरूर कहना होगा कि वृत्त को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि वृत्त को आप बनाने के लिए इस तरह से डॉट आप लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक असंरेखी बिंदु है और इसको जोड़ करके हम लोग वृत्त बना सकते हैं। तो सब तो बात सही है, लेकिन एक बात हो जाएगा कि वृत्त को छोड़ करके, एक बार परिभाषा को मैं और बनाने के आधार पर इस बार मैं बोल देता हूँ कि किसी भी ज्यामितीय आकृति का निर्माण वृत्त को छोड़ करके असंरेखी से होता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं ताकि आप एक अच्छा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ले सकते हैं। तो ये आप काम कर लें, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगला पॉइंट जो होगा अपना रेखा किरण रेखाखंड। ठीक है, तो एक बार आप इसको साफ सुथरा कर लीजिए। ठीक है,
तो इसको मैं हटाता हूँ। दूसरा बात जो है, ये तो हमने कर लिया, जो कर लिया उसमें मैं टिक भी मारते चलो, टिक भी मारते चलो कि हमने इसको कर लिया है और आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये बात हो गया, ये बात हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं रेखा के पास, ठीक है, रेखा के पास आ रहे हैं। तो देखिए, रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसका निर्माण बिंदुओं से हुआ है और जिसे दोनों तरफ हम लोग आसानी से बढ़ा सकते हैं। देखिएगा तो परिभाषा तो आपको फोटो देख करके ही पता चल जाएगा, डायग्राम देखिए, परिभाषा पता चल जाएगा। ये देखिए, इसको हम लोग डॉट लेंगे इतनी तरह से और इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम लोग ज्वाइन कर लिया, तो ये अपनी हो गई रेखा, ठीक है। इसको हम लोग दोनों तरफ तीर लगा सकते हैं। दोनों तरफ तीर लगाने का मतलब है, आपको कुछ समझाना है कि रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसका निर्माण बिंदुओं से हुआ है और इसे दोनों तरफ आसानी से बढ़ाया जा सकता है। ये देखिए, तीर छुटा है, इधर भी जा सकता है, और ये तीर छुटा है, इधर भी जा सकता है। इसका मतलब रेखा को आप दोनों तरफ बढ़ा घटा सकते हैं। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि रेखा की लंबाई असीमित होती है, ठीक है, सीमित नहीं है। ये भाई आगे भी बढ़ जाएगा, पीछे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रेखा की लंबाई सीमित नहीं होती है, ये बात आपको क्लियर कर लेना होगा। दूसरी बात है कि इसके बाद हम लोग आ रहे हैं किरण के पास। रेखा हो गया, किरण के पास आ रहे हैं। फिर से थोड़ा सा रेखा देख लीजिए, तो रेखा एक बार समझिए। तो रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसका निर्माण बिंदुओं से हुआ है और इसे हम लोग दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हो जाएगी कि रेखा जो है ये भी दो तरह की होती है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, एक टेढ़ी मेढ़ी या वक्र कह दो उसको, जैसे कि आपने संरेखी में देखा है कि टेढ़ी मेढ़ी या वक्र, और साथ में इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं। सीधी रेखा भी होती है, स्ट्रेट रेखा भी होती है, और साथ में उसको हम लोग टेढ़ी मेढ़ी या वक्र दूसरा बात कर सकते हैं। तो इतना बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात हम लोग आते हैं कि किरण, ठीक है। किरण देखिए, तो किरण वह रेखा है, किरण रेखा ही है, लेकिन इसको हम लोग सिर्फ एक तरफ से बढ़ा सकते हैं। देखिए, तो तीर इधर लगा है, भाई तीर छोड़ दिया किसी ने, तो अब पीछे तरफ आएगा क्या? नहीं आएगा ना, आगे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब जो है कि किरण वह ज्यामितीय आकृति है जिसके एक सिरे पर तीर का चिन्ह लगा हो और साथ में उसे मात्र और मात्र एक तरफ से बढ़ाया जा सकता है, दूसरे तरफ से नहीं बढ़ाया सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात है कि रेखाखंड, तो रेखाखंड वह रेखा है जिसकी लंबाई सीमित होती है। देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको बांध दिए, इसको हम लोग यहाँ पे बांध दिए। इसका मतलब जो है, तो ना तो यहाँ से होने जाने देंगे, हाँ, और ना ही से इधर आने देंगे। इसका मतलब जो है, रेखाखंड वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी लंबाई सीमित होती है, ठीक है। जिसकी लंबाई सीमित होगा उसको हम लोग रेखाखंड, और जिसकी लंबाई सीमित नहीं होगा उसको क्या कह देंगे? रेखा कह देंगे। ये बात क्लियर हो गया क्या? ठीक है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, बहुत छोटा डिफिनेशन है, छोटा क्लास का है, ये आपको बात को समझना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, चलेंगे आगे, देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हमको लिखना ही है तो उसके लिए भी तरीका मैं बताऊंगा, आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात कर रहा है रेखाखंड हो गया ही है। अब हम लोग चलते हैं कोण। ये देखिए कोण, आज तो कोण ऐसा होगा, हाँ, आज कोण ऐसा होगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं दिमाग में उतार दिया तो कहिएगा, ठीक, बिल्कुल दिमाग में उतर जाएगा कि कोण कितने हैं और कैसे कैसे बने हैं और साथ में कौन कौन कोण मिल करके क्या बनाते हैं, ये आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से मिल जाएगा। 3-4 क्वेश्चन आपको बनवाऊंगा और 10 क्वेश्चन आज आपके लिए छोड़ दूंगा, ताकि आप कितना बना पाते हैं कल आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात हम बाद में चर्चा करेंगे कि आप हमें कैसे बता सकते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग अभी आते हैं विषय बिंदु पे। विषय बिंदु अपना कह रहा है, ये बात हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। विषय बिंदु अपने कह रहा है कि कोण बताइए, कोण बताइए भाई। तो देखिए, तो कोण का परिभाषा लिखने से पहले आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग का ये क्या होगा भाई, ये क्या था आप बताइए, तो क्या था? ये किरण था, ठीक है। और ये किरण का प्रारंभिक बिंदु था, प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है और इस किरण के प्रारंभिक बिंदु पर यदि एक और किरण आकर खड़ी हो जाए, एक किरण इस तरह से खड़ी हुई है और एक किरण आकर के और खड़ी हो जाए इस तरह से, हाँ भाई, रेस्ट मोड में हो जाए, ऐसा सूझ जाए, ठीक है। तो ऐसा हो गया। एक बात हो जाएगा, यदि इस किरण पे आकर के कोई किरण झुक जाए इस तरह से, हाँ, इस तरह से झुक जाए, झुक ही गया है, तो देखिए अब यहां से परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यदि एक रेखा पे कोई किरण आकर के खड़ी हो जाए, झुक जाए या उठ जाए, तो इस झुकाव या उठाव को ही हम लोग कहते हैं एंगल, यानी कि इसको कहते हैं कोण। यह बना कोण, ये बना कोण और ये भी बना कोण, हाँ भाई, ये भी कोण बना है, ठीक है।
तो आपको क्या कहना होगा कि यदि एक रेखा पे कोई किरण आकर के खड़ी हो जाए, झुक जाए या उठ जाए, तो इस झुकाव या उठाव को ही हम लोग कहते हैं कोण। बात क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार डिफिनेशन देखिए और उसके बाद फिर मैं कहूंगा, तब तो क्लियर होना ही पड़ेगा। ठीक है, होना ही पड़ेगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा हटा सकता हूँ, हटा लगा, ठीक है, इसको हटाते हैं और इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। लगभग क्लियर तो ही चला होगा, लेकिन एक बार अपनी संतुष्टि के लिए और आपकी संतुष्टि के लिए मैं इसको 2 बार बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि यदि एक रेखा पर, यदि एक रेखा ही कहा जाए, अभी रेखा पर कोई किरण आकर खड़ी हो जाए, आकर खड़ी हो जाए या झुक जाए, तो इस झुकाव या उठाव को कोण कहते हैं। हाँ भाई, कोण ही कहते हैं, तो ठीक है, कोण कहते हैं। बिल्कुल चाहे तो आप हमारे साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल क्लास वाला माहौल लगेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लास वाला माहौल लगेगा, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे वैसे ही लगेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि एक रेखा पर कोई किरण आकर के खड़ी हो जाए या झुक जाए, तो इस झुकाव या उठाव को कोण कहते हैं। ठीक है, तो एक डिफिनेशन हमने जो दिया था उस डिफिनेशन को आपने देख लिया और साथ में एक डायग्राम भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये बात रहा, यदि एक रेखा पर कोई किरण आकर के खड़ी हो जाए तो मैं खड़ा करा दिया हूँ। अब कह रहा है झुक जाए तो झुका देता हूँ, या उठ जाए तो उठा भी देता हूँ, इस तरह से कर दिया। तो इस झुकाव उठाव को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो कोण कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया है, अब तो क्लियर होना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि परिभाषा और साथ में उसका एक डायग्राम आपका दिमाग खोल देगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि एक रेखा पे कोई किरण आकर के खड़ी हो जाए, झुक जाए या उठ जाए, तो इस झुकाव या उठाव को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है। अब हम लोग कोण को चलते हैं तोड़ने। ठीक, तैयार हैं आप तोड़ने पे? तोड़िएगा, तो तोड़िए तो हमारे साथ। और देखिए इतना अच्छा तरह से तोड़ा जाएगा कि बिल्कुल और बिल्कुल समझ में आने के काम किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं और इसको हम लोग रफ करेंगे और मैं एक बार हट जाता हूं ताकि आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लें और अच्छी तरह से लिख लें। ठीक है, तो उसके बाद अपना आएगा रेखा हमने पढ़ लिया, किरण हमने पढ़ लिया, रेखाखंड हमने पढ़ लिया और आगे कोण भी हमने पढ़ लिया। लेकिन कोण का बहुत सारा पार्ट है, इसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे और कोण का डिफिनेशन याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपने लिख लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। दूसरी बात है, जब भी आप बैठे तो अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर के बैठे, यूं ही ना बैठे। ठीक है, कॉपी कलम लेकर के बैठे, जैसे कि आप लोग क्लास में लेकर के बैठते हैं। तो हाँ, पढ़ाई को एक सीरियस मूड लेकर के पढ़ा जाए, बिल्कुल आनंद आएगा। यूं ही ना पढ़ा जाए, क्योंकि आपके लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है ये मैं समझ रहा हूँ कि आप देख पा रहे होंगे मुझे कि मैं पसीना से बिल्कुल भींगा हूँ, ताकि आवाज़ जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक, तो इसका मजा आप ले, इसको व्यर्थ ना जाने दें। ठीक, व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि एक विकट गर्मी में मैं आपको इस सुविधा को दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मजा लीजिए, आप आनंद उठाइए और इस तरह से बनाइए कि जिस माहौल में आप बैठ करके यहाँ पढ़ते हैं, आप घर पे भी एक पाठ को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो समय लगता है तो हमारे साथ पढ़िए, समय नहीं लगता है तो बाद में भी आप लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि साथ में पढ़ें तो बेहतर लगेगा। और कौन कौन अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये आप भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है इसकी जानकारी आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, या हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें लाइक कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा होगा तब ही लाइक करिएगा, ठीक, नहीं लग रहा होगा तो मत करिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कोण के प्रकार क्या है? तो कोण के प्रकार है अपने एकल कोण और युग्म कोण। ठीक है, तो आज तो एकल कोण बिल्कुल याद करवा दूं क्या? बिल्कुल याद ही करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात बताइए कि आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स हुआ करता था और है भी, ज्योमेट्री बॉक्स तो है, तो उस ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास एक कोणमापक है। कोणमापक कहने का मतलब है चांद से, और चांद तो हम लोग कहेंगे नहीं, लेकिन मैं याद दिलवाने के लिए कह देता हूँ कि ये कोणमापक है आपके पास। उसको हम लोग आप लोग को बता दूं कि प्रोटेक्टर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टर है अपने पास, उस प्रोटेक्टर में आपके पास यदि चांद होगा तो उस चांद को आपने देखा होगा। ठीक है,
उस चांद को आपने देखा होगा और उस चांद में आपको क्या क्या मिला है ये आपको बता रहा हूं मैं। तो देखिए यही आपके पास चांद हुआ था कोणमापक, और इस तरह से आपको एक आकृति मिली थी ना, यही तो मिली थी। तो यहाँ पे आप बताइए तो क्या होता था, यहाँ पे होता था 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता था भाई तो 180 डिग्री, और यहाँ का डॉट तो याद ही होगा, ठीक है, यहाँ पे डॉट होता था तो ये डॉट भी है यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे एक सीधी रेखा होती थी, ठीक है, एक सीधी रेखा होती थी यहाँ पे, तो इसको आप लोग कहते थे 90 डिग्री। तो यहाँ से कुल मिला जुला करके आपको बात याद करना होगा कि ए भाई एक चांद में एक कोणमापक में कुल मिलाकर के 180 डिग्री तक कोण होता है, ठीक है। एक कोणमापक में एक प्रोटेक्टर में कुल मिला जुला करके 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। यदि आपको 180 रुपया पहले से है, 180 रुपया और दे देता हूं तो क्या होगा, तो आप कहेगा कि 360 रुपया हो जाएगा। हाँ 360 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब जो है कि एक और जब जोड़ लिया जाए नीचे की तरफ से, एक और जोड़ लेता हूं, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 0 से शुरू हुआ था और 180 पे खत्म हुआ था, अब यहाँ 180 से शुरू होगा, अब खत्म कहाँ पे होगा भाई, तो ये हो जाएगा 360। ये 0 इसका है और ये इसका 360 हो गया, ठीक है, ये 360 इसका। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या बात, थोड़ा सा मैं इसको गाढ़ा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ये 0 डिग्री हो गया, ठीक, ये हो गया 360 डिग्री। अब तो बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि आपके पास कुल कितना कोण हो गया है, तो आप कहेगा 180 पहले का था, 180 अभी मिल गया, यानी कि कुल मिलाकर के 360 तो मिल ही गया है, ठीक है। तो इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं ताकि बेहतर तरीके से दिमाग में आ जाए कि ऊपर की तरफ ही 180 और नीचे की तरफ भी 180, अब कुल मिलाकर कहा जाए तो 360, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी कोणों को, जो कि कोण अकेला होता है, आज सीख ही जाइएगा कि कितना कितना डिग्री का होता है और क्या उसका परिभाषा होता है। तो चलिए हमारे साथ और देखते रहिए। देखिए कुछ कुछ अलग है, तो इनका नाम है शून्य कोण, इनका नाम है शून्य कोण, शून्य कोण नाम है इनका, 0 एंगल, शून्य कोण, यानी कि इनका नाम हो जाएगा 0 एंगल, 0 एंगल। और ये देखिए इसका नाम है पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, हमें पूरा हो गया है तो पूर्ण ही तो नाम हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं तो पूर्ण कोण हो गया, कंप्लीट कोण हो गया, यानी कि अब हम लोग चलते हैं आगे। ये देखिए इसका नाम है समकोण, समकोण, यानी कि इसका नाम है राइट एंगल, राइट एंगल। और रुकिए रुकिए, एक बात तो बिल्कुल सीख लेना होगा, ठीक है। क्या सीख लेना होगा कि देखिए ये 180 डिग्री वाला है ना, इसका 2 ग्राम रखा गया है, इसका 2 ग्राम है। अब कहेगा काहे 2 ग्राम हो गया है, तो आपका भी तो 2 ग्राम होता है। हाँ किसी किसी देहात में देखिएगा या किसी अपने घर के बगल में देखिएगा, एक लड़का का 2 नाम होता है, जितेंद्र नाम होता है और नाम मंगरुआ भी है, ठीक है। तो अब बात रह गया कि मंगरुआ कब होगा, जितेंद्र भी कब होगा, ठीक है, लेकिन नाम दोनों तो है, ठीक है। जैसा कि मैं अपने आप लोग से क्लास में भी कहता हूँ, ठीक है, कि इसका 2 नाम है तो दोनों नाम आपको जानना ही पड़ेगा। लेकिन जब भी दोनों नाम लिया जाएगा तो एक ही व्यक्ति तो आएगा, ठीक है। एक व्यक्ति का 2 नाम है, अब किसी से नाम से बुलाइए तो वही तो आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो है कि इसका नाम 2 है, इसका नाम है एक ठो सरल कोण, हाँ भाई इसका नाम सरल कोण, सरल कोण, और एक नाम है रिजु कोण, रिजु कोण, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, सरल कोण और रिजु कोण। लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, इंग्लिश में ये एक ही नाम रखा गया है, क्या नाम है भाई, तो इसका नाम है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक है, इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। इतना तो बात क्लियर हो गया है। अब इनके बीच बीच में कौन से एंगल हैं वो भी देख लिया जाए। तो देखिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि इनके बीच का जो होगा इसका नाम हो जाएगा न्यून कोण। हाँ भाई आपको लग रहा होगा कि ये बात हमने पढ़ लिया है फिर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो पढ़ाऊंगा क्योंकि हमको काम ही है कि 0 से हीरो लेकर चलना है, ठीक। उनको भी काम पूरा हो जाए जिनको आ रहा है, और उनका तो और काम पूरा हो जाए जिनको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को पढ़ते जाइएगा तो आपको जो जो बात छूटा था पिछले कक्षा में वो पूरा हो जाएगा, ठीक है, एक भी बात छूटेगा नहीं। तो इसका नाम है न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। दूसरी बात हो रहा है, दूसरी बात होगी अपनी यहाँ पे 90 डिग्री से 180 डिग्री से के बीच में अधिक कोण, अधिक कोण,
थोड़ा सा ऐसे बनाना तो मैं बड़ा फोटो बनाता, यदि समझने में आ रहा है तो इसी से काम चला जा सकता है, ठीक है। लेकिन उधर तो हमें पॉइंट लिखना था, तो जगह कम है, इसी में हम लोग को समझ लेना है, ठीक है। तो ऐसे तो बिल्कुल इसी में समझा दिया जाएगा। ये बात हुआ अधिक कोण। अब बात हुआ कि 180 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री से लेकर के और 360 के बीच में 360 के बीच में इसका नाम होता है पुनर्युक्त। पुनर्युक्त कोण, या इसको प्रवर्ती कोण भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका नाम हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल। हाँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल हो गया है। अब बात हो गई कि सबका परिभाषा आपको मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। इतना ही अपने पास एकल कोण है, इस एकल कोण के अलावा अब कोई एकल कोण नहीं है, ठीक। लेकिन इस एकल कोण के बाद हम लोग जब युग्म कोण पढ़ेंगे तो इस एकल कोण का काम जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं सबसे का काम कर रहा हूँ कि बिल्कुल निचले लेवल से, बेसिक लेवल से आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक। तो ये देखिए कह रहा है कि जिस कोण का माप, भाई हमारे साथ परिभाषा सुनते रहेंगे, जिस कोण का माप 0 डिग्री हो उसका नाम होता है शून्य कोण, ठीक। और उसके बाद जिस कोण का माप 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में होता है, जिस कोण का माप 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में होता है उसका नाम होता है निम्न कोण, या कह सकते हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण का मान होता है जो, उसका नाम होता है निम्न कोण। उसके बाद हुआ कि समकोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री होगा उसका नाम हो जाएगा समकोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री होगा उसका नाम हो जाएगा समकोण। दूसरी बात कर रहा है कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण का नाम हो जाता है अधिक कोण, ठीक है। और जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है उसका नाम हो जाता है क्या, ऋजु कोण, और क्या हो सकता है सरल कोण, ठीक है। ये अकेला है, जिस कोण का माप 180 डिग्री होगा उसका नाम हो जाएगा सरल कोण। लेकिन एक बात है कि पूरा बात बताने के बाद एक चीज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, 0 और 180 के बीच में जो बात है उसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको परिभाषा को देखिए, जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है उस कोण का नाम होता है क्या, पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। एंड एंगल व्हिच मेजर बिटवीन 180 to 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये सो परिभाषा जो है आप भी बना सकते हैं, ठीक है, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो है एक कोण रह गया है 360 डिग्री वाला, जिस कोण का माप 360 डिग्री होता है उसका नाम होता है पूर्ण कोण। ये बात क्लियर हो गया है। तो एक बार मैं थोड़ा सा फिर से बोल देता हूँ कि जिस कोण का माप, यहां से बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, जिस कोण का माप 0 डिग्री होगा उसका नाम होगा शून्य कोण, जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होगा उसका नाम हो जाएगा निम्न कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री होगा उसका नाम हो जाएगा समकोण, ठीक। और जिस कोण का माप 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में होगा उसका नाम हो जाएगा क्या, अधिक कोण। और जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है उस कोण का नाम होता है सरल कोण या ऋजु कोण, इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। और जिस कोण का माप 180 से 360 के बीच में होता है उसका नाम होता है क्या, पुनर्युक्त कोण। इतना बात तो क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे जिस कोण का माप 360 डिग्री होता है उसका नाम होता है पूर्ण कोण। इतना बात क्लियर करने के बाद मैं इसको रफ करूंगा और थोड़ा इधर रफ में मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे रफ में करने वाला हूँ। ये बात थोड़ा सा समझिएगा। मैं आपकी क्लास का नाम मिटा दिया, ठीक है, आपकी क्लास का नाम मिटअप हो गया है, लेकिन उसको लिखने के बाद, करने के बाद, बताने के बाद इसको मैं लिख दूंगा, ठीक है। ये देखिए, तो पहली बात बताइए कि यदि ये इतना डिग्री पे है तो सपोज 15 डिग्री पे है, ये ऐसे उठते गया तो मान लिया 45, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए एकदम सीधा आ गया, ये देखिए सीधा आ गया। तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं, इसको रफ कर दिया तो यहाँ पे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के सीधे में आ गई है और यहाँ पे कोण बन गया कितना डिग्री का भाई, तो कोण बन गया है 180 डिग्री का। तो अब आपको सरल कोण की परिभाषा में एक बात जोड़ना होगा, क्योंकि आप सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थी हो गए, हाई स्कूल के विद्यार्थी हो गए हैं, ठीक है, हाई स्कूल के विद्यार्थी हो गए हैं, तो थोड़ा सा परिभाषा में चेंजिंग आना चाहिए। ये ना कि जो परिभाषा मैं बोल रहा हूँ वही परिभाषा छोटा क्लास का लड़का ही बोले, तो हमें उसमें कुछ अंतर तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर बात अच्छी लगे तो, नहीं तो आप वो भी याद कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात ये माननी पड़ेगी क्योंकि आपका लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, आप 9th क्लास में चले गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए बात हो रहा है कि जिस कोण का माप 180 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली भुजाएं एक दूसरे के सिद्ध में हो, ठीक है, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली दोनों भुजा, ये भुजा ये भुजा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार फिर से बताऊंगा कि पहली बार हम लोग लिए थे इस तरह से, तो मान लिया O और ये एक रेखा था, ठीक, और इस पे कोई किरण आकर के खड़ी हो रही थी OB, और ये किरण इस तरह से खड़ी होते 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 इस तरह से सीधी हो गई, ठीक, सीधी हो गई। तो अब हम इसको हटाते हैं और कहेंगे कि सुनो तुम अब यहाँ पे आ गए हो,
यहाँ पे आ गए हो और तुम्हारा नाम यहाँ पे बी है और यहाँ पे बना लिए हो तुम लोग आते आते 180 डिग्री। तो एक रेखा जो ओबी थी, रेखाकर्ण या किरण कह सकते हैं, एक किरण जो ओए था और एक किरण जो ओबी था एक दूसरे के सीध में हो गए हैं, एक सीधी रेखा बना रहे हैं। इसका मतलब कहना पड़ेगा, परिभाषा में थोड़ा सा फिर से सुनना पड़ेगा, परिभाषा फिर से सुनना पड़ेगा कि यदि जिस कोण की माप, यदि तो मैं छोड़ देता हूं, मैं शुरू से कह रहा हूं, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली दोनों भुजाएं एक दूसरे के सीधी हो, ठीक, तो उस कोण का नाम हो जाएगा क्या, 180 डिग्री होता तो है, लेकिन उस कोण का नाम क्या हो जाएगा, तो उस कोण का नाम हो जाएगा सरल कोण या ऋजु कोण। बात क्लियर हो गया, ठीक। इसीलिए मैंने बोला था कि लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। तो पहली ये बात सुननी होगी कि ये इस तरह से था, अब आ गया है सीधे, एक दूसरे के सीधे हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक। अब बात होगा 0 डिग्री की। 0 डिग्री थोड़ा सा बात हम लोग सुनेंगे। ये देखिए, ये ओबी जो था पहले यहाँ पे था, डॉट डॉट से इसको मिलाता हूँ, यहाँ पे था, अब धीरे धीरे उठना प्रारंभ कर दिया, राइज करने लगा, और उठते 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 ये क्या किया कि एक बार आकर के पूरा इस लाइन पे मिल गया, ठीक। अब कोण का मान घटाने लगा, यानी कि ये पहले अब आकर के बिल्कुल इसी पर आ गया है, इसी पर आ गया है, ठीक। तो आप कहेगा जिस कोण का माप 0 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली दोनों भुजाएं एक दूसरे के समपाती हो, समपाती मतलब एक ही पर हो, ठीक है। आपका ये परिभाषा होना चाहिए कि जिस कोण का माप 0 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली भुजाएं समपाती हो। बात समझ में रखना है, समझ में आ रहा है बात। समपाती क्या कहना है, समपाती मतलब एक दूसरे को ढक ले। जिस कोण का माप 0 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली भुजाएं एक दूसरे के समपाती हो तो उस कोण का नाम होता है क्या, 0 डिग्री। अब हमें ऐसा तो लग नहीं रहा है कि कोई बात को मैंने छोड़ा है। यदि आपको लग रहा हो कि कोई बात को हमने छोड़ दिया है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें हमारा जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और साथ में आज मैं जो कोड और जो आपको होमवर्क दूंगा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है। यदि चाहते हैं आप नियमित अध्ययन करना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, इच्छा हो तो, हाँ इच्छा होगी तो, हाँ जो हम लोग होमवर्क देंगे, ठीक, उस होमवर्क को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक, ताकि मैं बता सकता हूँ कि आपने सही बनाया या गलती बनाया, कितना पढ़ाया हुआ सार्थक हुआ ये हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ताकि हमें लगे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही दिशा में कर रहा हूँ, आपके लिए बेहतर कर रहा हूँ। तो अब हम लोग इस कोण को तो कर लिया, अब हम लोग की बात आ रही है युग्म कोण, ठीक है। तो हम लोग का आज का क्लास यही पे समाप्त होता है। युग्म कोण हम लोग कल पढ़ेंगे और बिल्कुल इसी अंदाज में पढ़ेंगे और हो सके तो इससे भी बेहतर अंदाज में पढ़ेंगे। और युग्म कोण आपको बिल्कुल जिस तरह से एकल कोण आपके दिमाग में उतार दिया गया है, युग्म कोण भी आपके दिमाग में उतार दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और घर पर ही रहे, ठीक है। तो टेक केयर।